साथियों नमस्कार, मेरा नाम अमित शर्मा है। आज हम इस वीडियो में IC 38 का कॉमन सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस। इस सेशन में हम ग्राहक सेवा के महत्व को समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि ग्राहकों को सेवा कैसे प्रदान की जाती है और इसमें एजेंटों की क्या भूमिका होती है। हम यह भी सीखेंगे कि ग्राहकों के साथ संवाद करने और संबंध बनाने में कौन सा तरीका अधिक उपयोगी हो सकता है। चलिए पहला पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, कस्टमर सर्विस जनरल कॉन्सेप्ट। ग्राहक सेवा की समान अवधारणाएं। ग्राहक सेवा कीजिए। ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी उद्योग उन्हें उपेक्षा नहीं कर सकता है। ग्राहक सेवा बीमा उद्योग में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्राहकों को खुश करना हर इंडस्ट्री का लक्ष्य होता है। बीमा खरीदना कार खरीदने से अलग होता है, क्योंकि कार खरीदने में हम उसे देखकर, छूकर, टेस्ट ड्राइव करके और उसे अनुभव करके खरीदते हैं। लेकिन कार का बीमा नुकसान होने पर उसकी भरपाई का वादा करता है और इसे तुरंत देखा, छुआ या अनुभव नहीं किया जा सकता है। कार को समझने और अनुभव करने में ग्राहक को सहायता मिलती है, जबकि बीमा के ग्राहक को असली मूल्य तभी मालूम होता है जब नुकसान होने की घटना घटित होती है और बीमा कंपनी उसका दावा का निपटारा करती है। बीमा में जब ऐसा होता है और ग्राहक को उम्मीद से बेहतर सेवा मिलती है तो ग्राहक को बहुत खुशी मिलती है। चलिए आते हैं सर्विसेज पे। क्वालिटी ऑफ सर्विस, सेवा की गुणवत्ता। बीमा कंपनियां उनके कर्मचारियों और एजेंटों के लिए महत्वपूर्ण है कि ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करें और उन्हें संतुष्ट रखें। उच्च गुणवत्ता वाली सेवा का क्या महत्व है, इसमें क्या क्या शामिल है। सेवा की गुणवत्ता को जानने के लिए एक वर्ड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सर्वक्वाल। इसका मतलब है सेवा की गुणवत्ता या सर्विस क्वालिटी, जो कि ग्राहकों के अनुभव को मापने के लिए एक मानक प्रणाली है जो सेवा की गुणवत्ता के 5 मुख्य संकेतों को दर्शाता है। पहला संकेत है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। जब किसी सेवा का वादा किया जाता है तो उसे विश्वसनीय और सही ढंग से पूरा करने की क्षमता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वह आधार है जिस पर विश्वास निर्मित होता है। दूसरा है संकेत रेस्पॉन्सिवनेस, जवाबदेही। यह दिखाता है कि सेवा प्रदान कर्मियों में ग्राहकों की मदद करने और उनकी आवश्यकताओं को तुरंत जवाब देने की क्षमता है। यह सेवा की गति, सटीकता और प्रवृत्ति के माध्यम से मापा जा सकता है। तीसरा संकेत है एश्योरेंस, आश्वासन। इसका अर्थ है कि कोई कर्मचारी या एजेंट ग्राहकों की जरूरतों को समझने और उसे पूरा करने के लिए योग्यता, ज्ञान और शिष्टाचार प्रदर्शित करता है, जिससे विश्वास और भरोसा पैदा होता है। चौथा पॉइंट आता है एम्पैथी, सहानुभूति। इसे मानवीय पहलू भी कहा जा सकता है। यह दिखाता है कि सेवा प्रदाता कर्मियों या एजेंटों में ग्राहकों की चिंताओं को ध्यान में रखता है और विभिन्न ग्राहकों के लिए विशेष ध्यान देता है। टेंजिबल, पांचवा पॉइंट, दृश्यता। यह जगह के ढांचे और सफाई के साथ साथ सेवा प्रदाता के पेशेवर रवैये को भी दर्शाता है, जिससे ग्राहकों को सेवा प्रदाता से संपर्क करते समय अच्छा महसूस होता है। पहली बार का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कस्टमर सर्विस एंड इंश्योरेंस, ग्राहक सेवा और बीमा। बीमा उद्योग का प्रमुख बीमा विक्रेता को ही कहते हैं। बीमा विक्रेता शीर्ष पर पहुंचे और उस पर बने रहने का रहस्य बड़ी संख्या में उन मौजूदा ग्राहकों की निष्ठा और सहयोग प्राप्त करने में छिपा है, जिनकी मदद से कारोबार बढ़ता है। ये ग्राहक के मौजूदा अनुबंधों के रिन्यूअल प्रीमियम से मिलने वाले कमीशन के स्रोत होते हैं। ये नए ग्राहक प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। बीमा बेचने में सफलता का एक मूल मंत्र है अपने ग्राहकों को क्लाइंट में बदलने की क्षमता। ग्राहक वे हैं जो उत्पाद को खरीदते हैं। दूसरी ओर क्लाइंट वे लोग हैं जिनके साथ एजेंट जीवन भर का संबंध बिताता है, जो लगातार उससे बीमा खरीदते रहते हैं और उनकी मदद करते रहते हैं। वे संभवतः दूसरे ग्राहकों तक पहुंचने और उनको बीमा बेचने में भी मदद करते हैं। अपने ग्राहक को सेवा प्रदान करने की गहरी प्रतिबद्धता के साथ काम करके क्लाइंट बनाया जा सकता है। किसी ग्राहक को खुश रखने से एजेंट और कंपनी को कैसे फायदा होता है, इसे समझने के लिए ग्राहक के आजीवन मूल्य की अवधारणा को समझना आवश्यक होगा। चलिए देखते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ग्राहक का आजीवन मूल्य। ग्राहक का आजीवन मूल्य को उन आर्थिक लाभों के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है
जो एक लंबी अवधि में ग्राहक के साथ मौजूद संबंध बनाने से प्राप्त होते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, आप पिक्चर में जैसे देख पा रहे होंगे। पहला है ऐतिहासिक मूल्य या हिस्टोरिकल वैल्यू, प्रीमियम एवं अन्य आय जो अतीत में ग्राहक से प्राप्त हुए हैं। दूसरा तत्व है वर्तमान मूल्य या प्रेजेंट वैल्यू, भविष्य में प्रीमियम उस कारोबार को जारी रखने के लिए आशा की जाती है। तीसरा है संभावित मूल्य या पोटेंशियल वैल्यू, वे बीमा प्रीमियम जो ग्राहक अतिरिक्त उत्पाद खरीदने से होने वाले पर मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट कस्टमर रिलेशनशिप एंड सर्विसेज, ग्राहक संबंध और सेवा। अच्छी ग्राहक सेवा और उन पर विश्वास रखने की वजह से ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। ग्राहक की राय और उनका अनुभव बीमा कंपनी की प्रदान की गई सेवा और संबंधों पर निर्भर करता है। अब आते हैं विश्वास या भरोसे का तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। सबसे पहला है हर संबंध आकर्षण से शुरू होता है। आकर्षण का मतलब होता है पसंद किया जाना और ग्राहक के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना, जो एक शानदार पहला प्रभाव छोड़ने से शुरू होता है। आकर्षण को हर दिल का दरवाजा खोलने की कुंजी माना जाता है। इसके बिना कोई संबंध बनाना मुश्किल होता है। यदि ग्राहक किसी सेल्स पर्सन या विक्रेता को पसंद नहीं करता है तो वह विक्रेता बहुत आगे तक नहीं बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट आता है संबंध का दूसरा तत्व है मौजूदगी, अर्थात जरूरत होने पर उपलब्ध रहना। तीसरा पॉइंट आता है संचार, भले ही कोई विक्रेता पूरी तरह से मौजूद ना रहे अपने ग्राहक के साथ, पर वह सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हो, फिर भी वह फोन से संवाद करके एक मजबूत संबंध बनाए रख सकता है, जिसमें आश्वासन, पूरी हमदर्दी और जिम्मेदारी का भाव दिखता हो। अब आते हैं इंश्योरेंस एजेंट्स रोल इन प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज, ग्राहक सेवा प्रदान करने में बीमा एजेंटों की भूमिका। चलिए अब हम देखें कि कोई एजेंट ग्राहक को बेहतर सेवा कैसे दे सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब बीमा विक्रेता किसी ग्राहक से संपर्क करता है तब उससे लेकर के समस्या का हल तक ग्राहक एक यात्रा पर जाता है। हम इसे ग्राहक की यात्रा या कस्टमर जर्नी भी कहते हैं। एजेंट को पूरे समय में ग्राहक के साथ मिलकर काम करना होता है, हर चरण पर हाथ पकड़कर चलना होता है ताकि हर चरण पर यादगार अनुभव दिया जा सके। इसमें चलिए सबसे पहला है बिक्री, द सेल। बिक्री एक विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जिसे सही तरीके से पालन करने से सफलता जरूर प्राप्त होती है, और कला इसलिए है क्योंकि हर बिक्री प्रतिनिधि अपनी अलग धारणा, शैली एवं व्यक्तित्व के साथ इस प्रक्रिया को निभाते हैं। परिणाम उस पर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस प्रक्रिया में क्या योगदान करता है। बिक्री में सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोस्पेक्टिंग, संभावित ग्राहक को ढूंढना। यह बिक्री की प्रक्रिया का पहला चरण होता है। इसका यह मतलब होता है कि जब तक ग्राहक को खोजा नहीं जाएगा तब तक मिल नहीं पाएगा। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह अपने निकटतम बाजार में जान पहचान और आसानी से संपर्क कर सकने वाले लोगों से मिलना होता है। इस पॉइंट में आपको ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों के साथ आप संपर्क करते हैं वे सभी बीमा के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं या वे बीमा खरीदने में रुचि नहीं रख सकते हैं। इसलिए आपको उनकी पात्रता का जांच करनी चाहिए ताकि आपका ध्यान केवल उन लोगों पर ही केंद्रित हो सके जो वास्तव में बीमा खरीदना चाहते हैं या बीमा खरीद सकते हैं। संभावित ग्राहक ढूंढने की प्रक्रिया केवल तभी सफल हो सकती है जब आप संभावित ग्राहक के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं। इसलिए सेल्स पर्सन का पहला काम होता है कि भरोसा बेच करके विश्वास को बढ़ाना। दूसरा होता है इनवाइट फॉर एन इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए बुलाना, मतलब अपॉइंटमेंट लेना। साक्षात्कार के लिए बुलाना वह वक्त है जब व्यक्ति के निजी संबंधों की नींव पर बीमा कारोबार स्थापित होता है। साथ ही साक्षात्कार के बाद बिक्री में हुई उपलब्धि को बदलना भी आवश्यक होता है। इसका प्रारंभ तब होता है जब बिक्री प्रतिनिधि एक विस्तृत साक्षात्कार के लिए औपचारिक मुलाकात का समय यानी अपॉइंटमेंट तय करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं डिटरमाइनिंग द नीड्स एंड द रिकमेंडिंग द सॉल्यूशन, मतलब आवश्यकताओं को पता लगाना एवं समाधान सुझाना। बिक्री संबंधी साक्षात्कार में बिक्री एजेंट का महत्वपूर्ण काम होता है कि ग्राहक की आवश्यकताओं को समझे और उन्हें उनके लिए सही बीमा समाधान सुझाव दे। एक कुशल बिक्री प्रतिनिधि माने सेल्स पर्सन को उसके कौशल, अच्छे सवाल पूछने की कला और सुरक्षा में खामियों को समझने की योग्यता को पहचाना जाता है जो बीमा की आवश्यकताओं को बढ़ा सकती है। उन्हें संभावित ग्राहक के बारे में मार्गदर्शन करना होता है और सही बीमा समाधान के बारे में सलाह देना होता है। यह संबंध उनकी राय और प्रीमियम भुगतान करने की क्षमता के साथ जुड़ा होता है। जब गैर जीवन बीमा खरीदते समय
हमें यह जानना चाहिए कि बीमा करने की जरूरत है या नहीं। यदि जोखिम को अन्य तरीकों से प्रबंधित किया जा सकता है तो बीमा कराने की सलाह नहीं देनी चाहिए। हालांकि यदि जोखिम से होने वाले नुकसान गंभीर हो सकते हैं तो बीमा कराना बुद्धिमानी होगी। प्रीमियम भुगतान और जोखिम की तुलना में यदि प्रीमियम अधिक है तो खुद ही जोखिम उठाना बेहतर होगा। सारांश में, एक बिक्री एजेंट का मुख्य कार्य होता है संभावित ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना और सही बीमा समाधान सुझाना। इसके लिए उन्हें संभावित ग्राहक के साथ पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें आपत्तियों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। बीमा की जरूरत होने पर सही प्रकार की बीमा समाधान सुझाना जरूरी होता है। जबकि यदि जोखिम को अन्य तरीकों से प्रबंधित किया जा सकता है तो बीमा कराने की सलाह नहीं देनी चाहिए। उदाहरण देख लेते हैं। बाढ़ की संभावना वाले इलाके में रहने वाले मकान मालिक के लिए बाढ़ के विरुद्ध एक कवर खरीदना मददगार साबित हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर यदि मकान मालिक ऐसी जगह में उसका घर है जहां बाढ़ आने की संभावना काफी कम है तो ऐसा कवर लेना जरूरी नहीं होता है। बहुत से लोग बीमा पर अधिक राशि खर्च करने को उचित नहीं मानते हैं, लेकिन उन्हें रिस्क को कम करने और रिस्क को कम करने वाला कीमत में रुचि होती है। यह महत्वपूर्ण यह है कि हम जोखिम पहचाने जिन्हें ग्राहक नहीं समझ सकते हैं और इसलिए उन्हें उनकी बीमा करनी चाहिए। एक एजेंट को सफलता तब मिलती है जब वो सर्वोत्तम सलाह देता है। एजेंट को स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए और कि उनकी भूमिका क्या है जब वो ग्राहक के सामने। उन्हें सिर्फ बीमा बेचने के लिए नहीं बल्कि ग्राहक के साथ एक प्रशिक्षक और सहयोगी की तरह मिलने की आवश्यकता होनी चाहिए ताकि उनकी मदद से ग्राहक को जोखिम को बेहतर प्रबंध वो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन एंड क्लोजिंग द सेल। आपत्तियों से निपटाना एवं बिक्री पूरी करना। ग्राहकों को सही उत्पाद खरीदने के लिए सबसे अच्छी सलाह और सुझाव देने के अलावा आपको आपत्तियों का भी सामना करना पड़ेगा। इसके लिए ग्राहक को बीमा खरीदने के लिए राजी करना जरूरी होगा। ग्राहक के मन में कई सवाल हो सकते हैं और वे आपत्तियों को भी दर्ज कर सकते हैं। इन सवालों का समाधान करने से पहले आपको उन आपत्तियों को पहचानना जरूरी होगा जो बीमा खरीदने के बाद उठ सकती है। यहां ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ऐसी चिंताएं छिपी हो सकती है जिसका समाधान करना जरूरी है। छोटे शब्दों में यदि कहा जाए तो एक बीमा एजेंट एक बिक्री प्रतिनिधि से अधिक होता है। उसे पहला अंडरराइटर भी कहा जाता है, जो जोखिम प्रबंधन करता है और समस्याओं का समाधान देने और विश्वास और लंबी अवधि के संबंध बनाने का प्रयास करता है। उसे समझने के लिए एक सामान्य और मेहनती इंसान होना चाहिए। अब आते हैं द प्रपोजल स्टेज, प्रस्ताव के चरण। एजेंट को बीमा प्रस्ताव भरते समय ग्राहक की मदद करनी चाहिए। बीमा धारक के प्रस्ताव में दिए गए सभी बयानों की जिम्मेदारी स्वयं की ही जिम्मेदारी होगी। एजेंट को ग्राहक को समझाना चाहिए कि प्रस्ताव फॉर्म में पूछे गए हर सवाल का उत्तर देना आवश्यक है और उसे इसके बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करना चाहिए कि सही और पूरी जानकारी न देने के कारण ग्राहक भविष्य में मुश्किल में पड़ सकते हैं और एजेंट को ग्राहक को मदद करना चाहिए और समझाना चाहिए कि यह जानकारी क्यों आवश्यक है। IRDAI का रेगुलेशन 2016 के अनुसार ई बीमा पॉलिसी जारी करना एवं ई प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है जो फिजिकल प्रपोजल फॉर्म के ही समान होता है। इसमें प्रपोजल फॉर्म पूरा फिलअप हो जाने के बाद भरा हुआ प्रपोजल फॉर्म प्रस्तावक के मेल में चला जाता है। वह चाहे तो उसे पूरी तरह से पढ़ लेने के बाद अपनी सहमति मोबाइल फोन OTP के माध्यम से पुष्टि करके वो कर सकता है। तीसरा आता है एक्सेप्टेंस स्टेज, स्वीकृति का चरण। कवर नोट, सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। कवर नोट या बीमा प्रमाण पत्र। जब जोखिम अंकन की प्रक्रिया पूरी होती है और पॉलिसी जारी होने का समय लग सकता है तो मान लीजिए कि पॉलिसी जब तैयार हो रही हो तो बीमा की बातचीत हो रही हो और अस्थायी आधार पर कवर देना जरूरी हो या जब वास्तविक दर की पुष्टि के लिए परिसर की जांच की जा रही हो तो कवर नोट जारी किया जाता है। कवर नोट और बीमा प्रमाण पत्र मुख्य रूप से समुद्री और मोटर बीमा में इस्तेमाल होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में इस्तेमाल नहीं होते। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पॉलिसी दस्तावेज। पॉलिसी दस्तावेज एक आधिकारिक दस्तावेज है जो बीमा के अनुबंध की पुष्टि करता है। इस दस्तावेज पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 या इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 के तहत मुहर लगना चाहिए। पॉलिसी दस्तावेज का बीमा धारक को देना बीमा कंपनी की जिम्मेवारी होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम का भुगतान।
प्रीमियम का मतलब होता है जब एक व्यक्ति या संगठन बीमा कंपनी को राशि या प्रतिफल देता है ताकि उसकी विषय वस्तु की बीमा हो सके। एक अच्छा एजेंट बीमा धारक को प्रीमियम भुगतान करने में मदद करता है और उन्हें विभिन्न प्रीमियम भुगतान के विकल्पों के बारे में भी जानकारी देता है, जैसे पॉलिसी खरीदना, जारी रखना या रिन्यू करना। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट आता है प्रीमियम भुगतान के तरीके, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, सबसे पहला आता है कैश। ठीक है, दूसरा आता है बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर्स चेक, जो किसी भारतीय बैंक में जमा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डाक मनी ऑर्डर के द्वारा आप पैसा जमा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से पैसा जमा कर सकते हैं। बैंक गारंटी या नगद जमा, इंटरनेट के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। ई ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पॉलिसी होल्डर जीवन बीमा धारक को निर्देश के साथ सीधे क्रेडिट कर सकते हैं। कोई अन्य तरीका या भुगतान जो समय समय पर IRDAI द्वारा स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, IRDAI के नियमों के अनुसार अगर आप एक पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान करना चाहते हैं तो आपके पास नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड है तो आपको केवल अपने नेट बैंकिंग के खाते या आपके नाम पर जारी किए गए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के उपयोग करके भुगतान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं सर्विस आफ्टर इशुएंस ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विस एंड रिसिप्ट फॉर प्रीमियम। पॉलिसी दस्तावेज जारी होने एवं प्रीमियम की रसीद प्राप्त होने के बाद की सेवा। जब ग्राहक प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं तो बीमा कंपनी रसीद जारी करने के लिए बाध्य होती है। एजेंट बीमा धारक से संपर्क करके पूछ सकता है कि उसे बीमा कंपनी से पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल गई है या नहीं। यह एजेंट के लिए ग्राहक के साथ मिलने का मौका होता है। एजेंट ग्राहक के किसी भी संदेह को यहां पर दूर कर सकता है। वह पॉलिसी के नियमों, पॉलिसी धारक के अधिकारों एवं विशेष अधिकारों को समझा सकता है। इससे ग्राहकों के साथ वचनबद्धता दिखती है। साथ ही वह सहायता एवं सेवा का वादा भी कर सकता है। ग्राहक को फ्री लुक पीरियड के बारे में भी बताना चाहिए, जिसमें पॉलिसी को वापस करके प्रीमियम की वापसी की जा सकती है। यदि खरीदी जा रही पॉलिसी एक इलेक्ट्रॉनिक बीमा पॉलिसी है तो एजेंट ग्राहक को ई बीमा खाता या ई इंश्योरेंस अकाउंट खोलने में मदद कर सकता है, जिसे रजिस्टर्ड इंश्योरेंस रिपोजिटरी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पॉलिसी रिन्यूअल, पॉलिसी का नवीनीकरण। पॉलिसी का नवीनीकरण करने के लिए आमतौर पर बीमा कंपनियां ग्राहक को नोटिस भेजती हैं। ग्राहक को चुनने का विकल्प होता है कि वो उस कंपनी के साथ बीमा जारी रखेगा या नहीं, या वो दूसरी कंपनी के साथ जाएगा। ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस में होता है। और जीवन बीमा के मामले में यदि ग्राहक नियमित अंतराल पर प्रीमियम भुगतान करता है तो पॉलिसी सक्रिय रहती है। ग्राहक आमतौर पर एजेंट और कंपनी पर निर्भर करता है। जब वो पॉलिसी को रिन्यू या जारी रखना चाहता है तो एजेंट को ग्राहकों के संपर्क में रहना चाहिए ताकि वह ग्राहक को प्रीमियम भुगतान के नियत तारीख से पहले पॉलिसी का रिन्यूअल के बारे में उनको याद दिला सके। बीमा एजेंट ग्राहकों के साथ संपर्क में रहकर उनका भरोसा और विश्वास जीतते हैं। उन्हें ग्राहकों के साथ समय समय पर संपर्क में बने रहना चाहिए और उनके उत्सव और पारिवारिक कार्यक्रमों में उन्हें शुभकामनाएं देते रहने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं द क्लेम स्टेज, दावा का चरण। दावा करने की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला चरण होता है दावा का जन्म देने वाली घटनाओं के बारे में बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करना। एक अच्छा एजेंट ग्राहक या उसके प्रतिनिधियों की मदद करके दावा दर्ज करने की प्रक्रिया को तेजी से और सही तरीके से और संपूर्णता से पूरा कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स इन कस्टमर सर्विस, ग्राहक सेवा में संचार कौशल। ग्राहक सेवा के क्षेत्र में संपर्क कौशल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह आपको अपने काम को प्रभावशाली ढंग से करने में मदद करते हैं। संपर्क कौशल आपको अपने कार्यस्थल पर और बाहर दोनों स्थानों पर दूसरों से बेहतर ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। संवाद कौशल ही इस सॉफ्ट स्किल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चलिए पहला पॉइंट आते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद की प्रक्रिया। संवाद आखिर है क्या? संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति संदेश भेजता है और दूसरा व्यक्ति उस संदेश को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है और संदेश प्राप्त करने वाले को प्राप्तकर्ता कहा जाता है। जब प्राप्तकर्ता प्रेषक के संदेश को समझ लेता है तब यह संवाद पूरा हो जाता है। आप पिक्चर में जैसे देख पा रहे होंगे, संवाद अलग अलग तरीकों से हो सकता है, जैसे कि व्यक्ति व्यक्ति में मुलाकात, फोन, ईमेल या इंटरनेट के माध्यम से। यह संवाद आधिकारिक और अनौपचारिक हो सकता है। संदेश की
सामग्री या रूप का उपयोग किया जाना माने माध्यम चाहे जो भी हो, संवाद को प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति ने समझ लिया है या नहीं। बीमा पॉलिसी में एक वादा होना बहुत महत्वपूर्ण है। बीमा कंपनी ने जो वादा किया है उसे बीमा धारक ने समझ लिया होना बहुत जरूरी है। एजेंट का काम न केवल बीमा की शर्तों को पूरी सटीक एवं स्पष्ट जानकारी देना होता है, बल्कि उसे ग्राहक के साथ संदेह या सवालों को सुलझाने के लिए भी पूछना होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, प्रभावी संवाद की बाधाएं। हर चरण में जब हम व्यक्ति के बीच संवाद करते हैं तो विभिन्न समस्याएं हो सकती है जो संवाद को अस्त व्यस्त कर सकती है। यह समस्याएं हमें समझने और दूर करने का एक चुनौती होता है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार, इंपॉर्टेंट थोड़ा जानकारी दे रहे हैं आपको। सबसे पहला प्रभाव छोड़ने का उपाय, समय पर बने रहें, अपने रंग रूप, पहनावे और बोली पर ध्यान दें, स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान दें, मुस्कान और सकारात्मकता दिखाएं, दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी दिखाएं, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनें, ग्राहक के सामने मौजूद और उपलब्ध रहें, साक्षात्कार में मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, शारीरिक हाव भाव मतलब यह है कि अपने शरीर के द्वारा कैसे आप बात करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, इन चीज़ों से हमारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है और यह भी पता चलता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इसलिए हमें अपने शारीरिक हाव भाव पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास और भरोसे से जुड़े कुछ चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमेशा कंधों को पीछे रख करके सीधे खड़े रहें, आंख में आंख मिलाकर बात करें और चेहरे पर मुस्कान रखें, सही इरादे के साथ सकारात्मक हाव भाव दिखाएं। अक्सर लोग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको उन पर भरोसा नहीं होता है कि वह सच बोल रहा है। बोलने वाले की बातों को सटीक तरीके से दूसरे शब्दों में दोहराएं। कि आपका कहना है कि हमारा हेल्थ प्लान आकर्षक नहीं है, क्या मैंने आपकी बात को ठीक से समझा है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिसनिंग स्किल्स, सुनने का कौशल। सुनने का कौशल एक संवादित या संचार कौशल है जिसे समझना और अपनाना आवश्यक है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला, बोलने वाले को अपनी बात कहने का पूरा मौका दें। किसी सवाल की पहले बोलने वाले को अपनी पूरी बात कहने का मौका देना चाहिए। हम दूसरे की बात के बीच में काटकर अपनी बात बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरा, समझे और प्रश्न पूछें। हमें बोलने वाले के संदेश पर विचार करना चाहिए और उससे संबंधित सवाल पूछने चाहिए ताकि हम स्पष्टीकरण कर सकें। संक्षेप में पुनरावृत्ति मतलब हमें बोलने वाले की बातों को संक्षेप में उसके सामने दोहराना चाहिए या बातचीत के अंत में संक्षेप में उसे याद दिलाना चाहिए। इस प्रकार जब हम सचेत होकर के सुनने के लिए महत्वपूर्ण प्रमुख बातों पर ध्यान देते हैं तो हम सकारात्मक संवाद का बढ़ावा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिखाना कि मैं सुन रहा हूं या हम सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि दूसरे व्यक्ति की बात को सुन रहे हैं और इसका पता उनको चलना चाहिए। बीच बीच में आप सिर को हिलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ऐसी मुद्रा बनाइए जिसमें सामने वाला इंसान खुल करके बात कर सके, इसमें शामिल हो सके। छोटी छोटी टिप्पणियां जैसे कि समझ रहा हूं, सही बात है, हाँ और ओह, इस प्रकार का ध्यान दीजिए। किस तरह से ध्यान देंगे? बोलने वाले की बातों को ध्यान से सुनकर उन्हें स्वीकार करना जरूरी होता है। ध्यान देने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले, बोलने वाले को सीधे सीधे अब देखिए। मन को भटकने वाले विचारों को अलग रखिए। मन ही मन खंडन करने के लिए तैयार रहना सही नहीं होता है। ध्यान भंग करने वाली सभी बाहरी चीजों से बचिए, जैसे मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना बहुत आवश्यक है। बोलने वाले के हाव भाव पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अपने दिमाग से फिल्टर को हटा दीजिए। हम जो भी बात को सुनते हैं उसमें से कई बातें हमें व्यक्तिगत फिल्टर की वजह से समझ में नहीं आती है, जैसे कि हमारे अनुमान, पूर्वाग्रह, धारणाएं आदि के कारण। किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना है। अगर हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो पूर्वाग्रह में उलझा हुआ है तो भले ही हम उनकी बातें सुनते हैं, वह सिर्फ अपने तरफ से देखी गई बातों को ही समझ पाएगा। हमदर्दी के साथ सुनना। हमदर्दी का मतलब है धैर्य से सुनना और समझना। इस सामने वाला व्यक्ति जो कुछ कह रहा है उस पर पूरा ध्यान देना, चाहे वह हमारे विचारों से मेल खाता हो या नहीं।
बोलने वाले को यह देखना महत्वपूर्ण है कि उनका बात स्वीकार की गई है। सहमत होना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनने का मतलब है कि आपको बोलने वाले की बातों से अच्छे से समझनी होगी। कुछ नियमों को अपने ध्यान में रखें ताकि आप सही तरीके से जवाब दे सकें। पहला, अपने जवाब में निष्पक्ष, सच्चाई और ईमानदार रहें। दूसरे व्यक्ति की राय को सम्मान के साथ स्वीकार करें। तीसरा, दूसरे व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा वह खुद के साथ चाहता है। बोलने वाले की बातों को सटीक तरीके से दूसरे शब्दों में दोहराइए। आपका कहना है कि हमारा हेल्थ प्लान इतने आकर्षक नहीं है, क्या मैंने आपकी बात को ठीक से समझा है? इस प्रकार से। नेक्स्ट आते हैं नैतिक आचरण। नैतिक आचरण यानी सही और उचित व्यवहार करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ समय से हमें अनुचित आचरण की कहानियां सुनने को मिल रही हैं, जिसमें बिजनेस में नैतिक का सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण विश्वासघात हो रहा है। इससे संबंधित चर्चाएं चल रही है, जैसे बीमा में जवाबदेही, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ग्राहकों के साथ सही तरीके से व्यवहार करने की धारणाएं पर। ये धारणाएं नैतिकता के हिस्से होती है और कारोबार में महत्वपूर्ण होती है। अपने हितों को ध्यान में रखना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे के हितों को भी महत्व देना ये बहुत जरूरी होता है। अनैतिक आचरण उस स्थिति में होता है जहां पर दूसरों के लिए चिंता नहीं करते हैं और केवल अपनी ही लाभ का सोच रखते हैं। ऐसा करना गलत नहीं है, इससे हमें और माफ कीजिएगा, ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है, इससे हमें और लोगों को परेशानी होती है। बीमा एक विश्वास का कारोबार है। विश्वासघात का मतलब होता है धोखा। जब संभावित ग्राहक को बीमा खरीदने के लिए लुभाने के इरादे से गलत जानकारी दी जाती है या दिया गया बीमा संभावित ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो चीजें गलत दिशा में चल जाती है। विभिन्न विनियमों में IRDAI द्वारा निर्धारित आचार संहिता नैतिक आचरण की ओर ही निर्देशित करता है। सिर्फ नियमों को जान लेना ही काफी नहीं है। बीमा कंपनियों और उनके प्रतिनिधियों के लिए यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि पॉलिसी धारक के हितों को हमेशा प्रमुखता दी जाए। ठीक है, अब आते हैं विशेषताएं, लक्षण। नैतिक आचरण के कुछ विशेषताओं को हम देख लेते हैं। क्लाइंट के सर्वोत्तम हितों को खुद के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हितों के ऊपर रखना। ठीक है, ग्राहक के मामले से जुड़ी सभी कारोबारी और निजी जानकारी को लेकर के पूरी गोपनीयता बरतना और उसे विशेषाधिकार मानना। तीसरा, सभी तथ्यों का पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से खुलासा करना ताकि ग्राहक जानकारीपूर्ण निर्णय ले सके। कुछ स्थितियों में आपको समझौते करने की संभावना हो सकती है, जैसे आपको 2 प्लान में से एक प्लान को चुनना पड़ सकता है जहां एक प्लान दूसरे प्लान के मुकाबले बहुत कम प्रीमियम या कमीशन प्रदान करता हो। इसका ध्यान रखिएगा। आपको किसी मौजूदा पॉलिसी को बंद करके एक नई पॉलिसी लेने के लिए प्रलोभन मिल सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको ऐसी जानकारी हो सकती है जैसे प्रकट होने पर ग्राहक या क्लाइंट के हितों पर दावों का लाभार्थियों को नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, और साथियों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। तो कृपया जरूरतमंदों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई सुझाव, प्रश्न या टिप्पणी है तो बेझिझक उसे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।